हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, ये जो सेंट्रल एशिया की सीरीज थी वो हो चुकी है ख़त्म। आपने देखी, इसमें मैंने 4 कंट्रीज कवर किए: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये जो ट्रिप था ये 1 महीने का ट्रिप था। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। इस ट्रिप में क्या क्या वीज़ा प्रोसेस और खर्चा वर्चा, मतलब सबके लिए सब कुछ आपके लिए, ताकि ये ट्रिप आसान हो जाए उस तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं इस ट्रिप के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनों की। तो दोस्तों, अगर दिनों की बात कर ली जाए तो ये ट्रिप आप जो है 4 से 5 दिन या हफ्ते 10 दिन से लेकर के महीने तक का भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 और महीने हफ्ते 10 दिन का कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें 2 कंट्रीज को रखिए। और अगर आप इसको महीने भर में करना चाह रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वीक और 10 डेज गुड इनफ है। 2 कंट्रीज गुड इनफ है। और अगर आप इसको सोलो या कपल ऐसा करना चाह रहे हैं, 1 महीने का ट्रिप में रखना चाह रहे हैं 25 से 30 दिन का, तो आप इसको चारों कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। तो उसमें हफ्ता हफ्ता भी अगर आप देंगे तो आराम से अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। ज्योग्राफिकल देखेंगे ना, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान, जो स्थान वाली कंट्रीज, जैसे हम तो हिंदुस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनको छोड़ दो। ठीक है, फिर जो सेंट्रल एशिया में आती है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेन। ये जो सभी कंट्रीज है ना, ये रशियन जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, उससे 1991 में तब ये अलग होकर के अलग एक सेपरेट एंटिटी बनी, अलग कंट्री बनी है। इन चारों कंट्रीज में से जो तुर्कमेनिस्तान है, उसमें जो विजिट करना है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर मैं बात करूं तो महंगा पड़ेगा वो, और मुझे लगता नहीं है उतने पैसे ऐसी कंट्री के लिए खर्च किए जाएं आज के दिन। कजाकिस्तान में पहले कोई नहीं जाता था, लेकिन रशिया लोग जाते थे, रशिया ट्रैवल करते थे। लेकिन जब से क्योंकि कजाकिस्तान के लिए वीज़ा लगता था, पिछले 1.5-2 साल से जब से वीज़ा 14 डेज इंडियंस के लिए फ्री हुआ है, तब से क्या है, लोगों का जो रश है, क्राउड अब बहुत बढ़ चुका है। अब आप देखेंगे यूजुअली तौर पे लोगों के कजाकिस्तान के रील्स देख रहे होंगे, आप फोटो वगैरह देख रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक भरा पड़ा है। तो अब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब एक तो टिकट सस्ती है, ठीक है, कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। कई कंट्रीज अगर मैं कंपेयर करूँ तो यूरोप से तो बहुत ही सस्ती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि लोग जा रहे हैं, आराम से टिकट लेते हैं और निकल जाते हैं, चाहे 4-5 दिन भी मिलते हैं। मैं इसीलिए 4-5 दिन बोल रहा था ट्रिप को। अगर आप एक ही कंट्री को अगर सिर्फ कजाकिस्तान करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप 5 दिन 6 दिन अगर करके आ रहे हो तो बहुत आपका अच्छे से हो जाएगा आउट ऑफ कंट्री। इसको आप क्या, इन 4 कंट्रीज को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैंने क्या किया था, मैं नॉर्थ टू साउथ में ट्रैवल किया था। तो फर्स्ट मेरी जो कंट्री थी, फर्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो कजाकिस्तान थी। तो कजाकिस्तान है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये चारों ही लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो कजाकिस्तान जो है आपका ये लगा लीजिए वर्ल्ड में 9th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। तो यानी कि एरिया में तो इंडिया 7वें नंबर पे है और कजाकिस्तान 9वें नंबर पे है। पर फिर भी पॉपुलेशन की बात कर ले तो भाई दिल्ली से भी बहुत कम पॉपुलेशन, दिल्ली जितनी भी पॉपुलेशन नहीं है पूरी कंट्री की। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में लोग नहीं है तो क्या होगा, खाली मैदान। तो भाई इस कंट्री में दूर दूर तक खाली मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एडवेंचरस ट्रिप जो जिसे कह सकते हैं आपको ना, लेक्स मिलेंगी, माउंटेन्स मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे, हैं अलग अलग, मतलब लैंडस्केप, डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप्स मिलेंगे, कैनियन वगैरह मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही गजब। बर्फ देखनी है, बर्फ मिल जाएगी। ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको देखने के लिए। एथनिक डाइवर्सिटी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लोग बहुत कम इस वजह से नहीं जाते कि रशियन स्पीक, ये चारों कंट्रीज रशियन स्पीकिंग कंट्रीज हैं, रशियन चल जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिटीज़ में जाओगे, और आजकल इंग्लिश तो बोल लेते हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो इंग्लिश समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, और टूरिस्टिक प्लेसेस पे चल जाती है इंग्लिश, थोड़ी बहुत काम निकल जाता है। अदरवाइज अपना गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। ठीक है, तो बात कर लोगों की, कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हैं कजाक, मेनली कजाक हैं। उसके बाद रशियन पीपल हैं, और आसपास के नेबरिंग कंट्री उज़्बेक भी बहुत हैं। ठीक है, इस तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं। तो जो नोमैडिक हेरिटेज के लिए जाना जाता है कजाकिस्तान अपने, क्योंकि पुराने टाइम पे भी लोगों के खाने जाने के लिए स्थान इतना लंबा, बहुत बड़ा बड़ा
मैदान है खाली दूर दूर तक, तो बस वही है, लोग घोड़ों पे घूम रहे हैं। एक यूट होता है जो एक पुराने घर होते हैं उस टाइप के, तो वही चीज़ें वहाँ पे फेमस हैं। अगर आप बात करेंगे खाने की, तो खाने में मीट में वही घोड़ा मीट, लैम्प भी मिल जाएगा, इस टाइप से मीट मिलेंगे, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो घोड़ी के दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वैसा ही खाना, वैसा ही कल्चर। और सिल्क रूट जो था, ट्रेड रूट था, जो हमें एशिया को यूरोप से जोड़ता था उस पुराने टाइम का, तो उस टाइम के जो पुराने कई जो हिस्टोरिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनका भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कजाकिस्तान में। और अगर मैं बात करूँ तो पुरानी बात करूँ अगर मैं, बैकानूर स्पेस स्टेशन है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन बैकानूर, वो भी कजाकिस्तान में ही है। लेकिन उसके लिए शायद आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। यस, वो शायद रिस्ट्रिक्टेड है, रशियन वीज़ा के साथ एक्सेस हो सकता है वो, मैं श्योर नहीं हूँ, प्लस चेक कर लेना। अगर वैसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे, क्या घूमने के लिए जा रहे हो तो उसे एग्जाम करो। तो यहाँ की करेंसी है जी, कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है टेंगे, ठीक है। टेंगे जो है आपका 5 से लेके 5.5 रुपये तक वेरी करता है, मतलब एक इंडियन रुपी 5 5.5 टेंगे के बराबर है। आज का क्या करंट रेट है वो आप चेक कर लेना गूगल पे। तो ये इस करेंसी रहती है। कैपिटल सिटी है इसकी अस्ताना, पहले इसका नाम नूर सुल्तान था, फिर इसको अस्ताना कर दिया था, फिर इसका नाम बदल के फिर नूर सुल्तान कर दिया गया, ठीक है। और इससे पहले पुरानी कैपिटल होती थी अलमाटी। अलमाटी और अस्ताना दो ही मतलब मेनली आपको सिटीज़ दिखेंगे अगर आप देखोगे तो। वैसे बेसिकली कम टाइम होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिर्फ अलमाटी विजिट करना, ठीक है। अलमाटी और अलमाटी के नियर बाय प्लेसेस बहुत अच्छे हैं घूमने के लिए आपके। और कहते हैं कि जो सेब है उसका भी जन्म ये आपका कजाकिस्तान में हुआ था, तो बर्थ ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्पल। तो चलिए बात कर रहे थे अब किर्गिस्तान की। वहाँ से मैंने ट्रैवल किया, आपके कजाकिस्तान से मैं आया जो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत खूबसूरत है। इसे कैपिटल है बिश्केक, जो कि अलमाटी से अगर आप बस से भी आएंगे तो 5-6 घंटे की बस की ड्राइव है। एथनिक ग्रुप की बात कर लें तो वही यहाँ पे किर्गिस्तान में किर्गिज लोग ज़्यादा रहते हैं, बाकी रशियन चलती है, रशियन लैंग्वेज बहुत कॉमन है यहाँ पे। किर्गिस्तान जो है बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं यहाँ, इसलिए इसका नाम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी है इसे बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन रेंज है, थियान शैन रेंज करके एक है, वो बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, पूरे लगभग पूरा पोर्शन कवर कर लेती है कंट्री का, ठीक है। इसिकुल लेक है, इसिकुल लेक जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट अल्पाइन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट अल्पाइन लेक है। वही नोमैडिक हेरिटेज है यहाँ पे भी, वही यूट है, वही लोग रहने वाले हैं इसमें। यहाँ पे सेम कल्चर सा है थोड़ा सा कजाक से अगर बात करेंगे तो, कजाक से भी मिलता जुलता सा कल्चर है। यूट में रहने वाले वही घोड़ों पे घूमने वाले लोग, और ईगल जो है उसका शिकार करने वाले। तो इस तरीके की ईगल हंटिंग जो है, तो इस तरह की जो टूरिज्म से भी आपको यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके का टूरिज्म भी देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ना, जैसे नेचुरल ब्यूटी है तो किर्गिस्तान धीरे धीरे क्या है अब अपना माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, इसके लिए इसी लिहाज से टूरिस्ट में बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रहा है। वही है सिल्क रूट, सिल्क रूट के कारण के पास भी उसी तरीके से बहुत साइट्स हैं, ठीक है। और करेंसी की बात कर लेते हैं तो करेंसी इसके पास, करेंसी किर्गिस्तान में चलती है सोम, किर्गिज सोम। किर्गिज सोम जो पड़ता है वो अपने को इंडियन रुपीज़ के ऊपर नीचे ही घूमता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। 1 रुपये 10 पैसे का एक किर्गिज सोम मिलेगा। इसके बाद सबसे खूबसूरत कंट्री की बात कर लेते हैं, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान घूमने के लिए वो भी वही कंट्री है, उसके बाद आप किर्गिस्तान से या फिर आप डायरेक्ट आपका कजाकिस्तान से भी उज़्बेकिस्तान आ सकते हैं। तो उज़्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं, वो सिल्क रूट का मेन जो कंट्री है, मेन ट्रेड रूट जो था सिल्क ट्रेड रूट पे, मेन कंट्री और मेन सिटीज़ जो हैं वो आपका उज़्बेकिस्तान में है। पुरानी जो सिटीज़ है समरकंद, खीवा, बुखारा, मतलब एक अपना ही हिस्ट्री है उसमें, सिल्क रूट के ट्रेड रूट के साथ तो है ही। और आप बात करेंगे बाबर, तैमूर, जंगेज़ खान, मतलब पुरानी हिस्ट्री। अगर आपको उस एंशियंट हिस्ट्री को देखने में, आर्किटेक्चर को देखने में और उस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यस, दिस डेस्टिनेशन इज़ फॉर यू। क्योंकि
उज़्बेकिस्तान जो है साउथ में आपके अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता ही है, वो फिर आगे चल के ईरान के साथ, तो मतलब जो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है उज़्बेकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर स्तान कंट्रीज़ में। कज़ाक और किर्गिज़ की अगर मैं बात करूँ तो उससे ज़्यादा पर्शियन जो इन्फ्लुएंस है वो ताजिकिस्तान में और आपको उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। जो अरब का इन्फ्लुएंस है, पर्शियंस का इन्फ्लुएंस है, उसके कारण जो है यहाँ के फूड में कज़ाक और किर्गिज़ के फूड से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे पुलाव, शाशलिक और आपका सलाद, सूप, वही लैम मीट होता है, ठीक है, उसमें ही पुलाव ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आपका शाशलिक हो गया, समसा हो गया, समसा मतलब एक काइंड ऑफ समोसा होता है। तो इस तरीके की ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे वेजिटेरियन में मैं ऑलरेडी कन्वर्ट करी हुई है। हमने पुलाव को हमने वेजिटेरियन पुलाव बनाया हुआ है, समसा को हम समोसा, जो समोसा भी वो अरब डिश लगती है मुझे तो अब। तो चाय का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है उज़्बेकिस्तान में, तो मेरे को लगता है हर बंदा ही चाय पी रहा है, और चाय के साथ ये ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, इन तरीके की चीज़ें को हम बहुत यूज़ करते हैं। करेंसी की बात कर लूँ, करेंसी यहाँ की पड़ती है एक इंडियन रुपीज़ 140 से 150 उज़्बेकी सोम के बराबर है। मतलब इस कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो बहुत अमीर होने वाले हो अगर आप कैश कैरी कर रहे हो तो, क्योंकि आपकी जेब बहुत मोटी हो जाएगी, क्योंकि आप 140-150 रुपये के अराउंड जो है वेरी करती रहती है इसकी भी करेंसी। उज़्बेकिस्तान की जैसे मैंने बताया कि कैपिटल सिटी ताशकंद है, और ये तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ऊपर से कजाकिस्तान के साथ, इधर किर्गिस्तान के साथ, इधर ताजिकिस्तान, कई कंट्रीज के साथ यही आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशानबे, और ये फिर अगेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और पॉपुलेशन सबसे लीस्ट है इसकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, सभी कंट्रीज को मिलाएं तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रग्ड रग्ड टेरेन है, माउंटेन टेरेन ना, जो अपना लद्दाख टाइप पहाड़ियाँ होती हैं उस टाइप की कुछ कंट्री है। 90% जो है वो माउंटेन्स ही है, ठीक है, इधर तो लद्दाख टाइप ज़्यादा है। तो पामीर हाईवे है यहाँ पर, एक बहुत खूबसूरत जो देखने की जगह है, पामीर हाईवे है। तो समर में ज़्यादा एक्सप्लोर अच्छा से होगा ये, ठीक है। कजाकिस्तान अगर वाला बर्फ़ देखनी है तो वो उधर ठीक है, बट अगर आपको ये एक जैसे लद्दाख मोटर बाइक्स पे या फिर आपको ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये देखना है तो ताजिकिस्तान आपको गर्मियों में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पामीर व्यूज़ हैं मोस्ट, मतलब ब्यूटीफुल कह सकते हैं आप, व्यूज़ जो है स्टनिंग व्यूज़ वो पामीर हाईवे पे देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसकी करेंसी की। करेंसी है इसमें ताजिक सोमानी। ताजिक सोमानी पड़ता है आपको, वो वेरी करता है 8 से 10 रुपये, मतलब 8 से 10 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1 ताजिक की सोमानी। तो ये वहाँ की सोमानी कंट्री, ताजिक की सोमानी करेंसी होगी। वीज़ा की बात कर लेते हैं। वीज़ा जो है ताजिकिस्तान का वीज़ा पड़ता है आपको एज ए इंडियन ई वीज़ा। ई वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, घर पे कुछ नहीं करना, आपने कंप्यूटर खोलना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और आपको वीज़ा 3 से 2-3 दिन में आ जाएगा, वर्किंग डेज में। इसकी फ़ीस है $30, और अगर आप इसमें एक गबाओ परमिट अलग से होता है, एक रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है यहाँ पे, ठीक है, उसमें अगर आपको विजिट करना है तो उसके लिए आपको $20 की फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, यानी कुल मिला के $50 अगर आप ले रहे हो तो पूरी जो कंट्री है उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली। उज़्बेकिस्तान के वीज़ा की बात कर लेते हैं। उज़्बेकिस्तान भी फिर से ई वीज़ा है, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके वीज़ा में पड़ेगा आपको $20 सिंगल एंट्री $US की थी, और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे केस में मैंने मल्टीपल एंट्री की थी उज़्बेकिस्तान को मैंने पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा था, तो इसलिए। अदरवाइज आप सिंगल भी ले सकते हो, अगर आप सिंगल, अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ से वापस आ रही है तो वो आप आपके अकॉर्डिंग है। तो उस केस में $20 आपकी US सिंगल एंट्री फीस होगी, पर प्लस $15 और $35 टोटल मल्टीपल एंट्री होगी। तो वो भी 3 महीने का वीज़ा था, ये भी 3 महीने का, बहुत ही ईजी एक्सेस हो जाता है। किर्गिस्तान की वीज़ा की बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान का जो वीज़ा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा मुझे। पहले तो उन्होंने जो फ़ीस थी $40 फ़ीस मैंने पे की, ठीक है। $40 पे करने के बाद वीज़ा नहीं आया, 1 वीक 2 वीक बाद उन्होंने एक क्यूरी लगा दी कि हमें इन्विटेशन लेटर दो। पहले कहीं पे भी आपको ये कंडीशन दिखी हुई नहीं दिखेगी। तो वो जो इन्विटेशन लेटर है किर्गिस्तान के वीज़ा के लिए, वो मैंने फिर सर्च वर्च करके नेट पे थोड़ा कहीं कनेक्शंस, अपने इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, अपने दोस्त मिल गए,
तो उनकी हेल्प की वजह से मुझे वो मिला, और वो मुझे मिल गया $40 तो मतलब कुल मिला के 40 मेरी फीस होगी, वीज़ा फीस, और $40 का मुझे इनविटेशन लेटर पड़ गया। तो $80 मुझे वीज़ा फीस पड़ी, तब जाके 10 से 15 दिन बाद जो है मेरा वीज़ा आया था किर्गिस्तान का। वीज़ा के मामले में कजाकिस्तान सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा ज़रूरत ही नहीं है। तो 14 दिनों के लिए आपका जो है वीज़ा फ्री है इंडियंस का। तो सब्जेक्ट टू मतलब 180 दिन यानी कि 6 महीने में आप एक 14 दिन की जो है आप जर्नी कर सकते हैं, और इसमें कितनी बार भी आप इन और आउट कर सकते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली देखा था, क्योंकि मैं कजाकिस्तान को भी 2-3 बार क्रॉसिंग की है मैंने। कजाकिस्तान से किर्गिस्तान आया था, किर्गिस्तान से जब मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वाया कजाकिस्तान ही गया था, ठीक है। फिर मैं वापसी में ताशकंद उज़्बेकिस्तान से फिर अलमाटी गया था, अलमाटी से फिर वापस इंडिया आया था। तो मतलब 3 बार तो मैं गया। तो उन 14 दिनों में मैं 3 बार एंट्री हो चुका था। तो और हर 6 महीने में आपके 14 दिन रिन्यू होते रहेंगे, तो वीज़ा फ्री है। 14 दिन बहुत है आपके घूमने के लिए। तो ये सारी बात हो गई कि दिनों की, कंट्रीज़ के बारे में बात कर ली है हमने, वीज़ा प्रोसेस की बात कर ली है। बात कर लेते हैं एयरलाइंस की। एयरलाइंस के अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे सस्ती अगर आपको कोई फ्लाइट पड़ेगी तो पड़ेगी वो एयर अस्ताना की, क्योंकि एयर अस्ताना जो है कजाक एयरलाइन है, कजाकिस्तान की एयरलाइन है, और तो वो दिल्ली से कनेक्टिविटी उसकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। कई फ्लाइट्स हैं, दिन में शायद 2 फ्लाइट्स तो हैं ही हैं कजाकिस्तान की। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ती वो होगी। सेकंड कॉस्टलियर होगी उज़्बेक एयरवेज। उज़्बेक एयरवेज चलती हैं, तो वो भी ताशकंद, अगर आपका डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान रखना है तो उसको चेक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन रहेगी उज़्बेकिस्तान एयरवेज और एयर अस्ताना में। फ्लाइट कैरियर अगर मैं कंपेयर करूं तो एयर अस्ताना मच बेटर है उज़्बेक एयरवेज, ठीक है। पीछे ताजिकिस्तान ने भी एक सोमोन एयरलाइन चलाई थी डायरेक्टली दुशानबे टू दिल्ली, बट शायद अब वो ऑपरेशनल नहीं है, कुछ दिन चली थी, तो अब आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एयर अस्ताना मुझे राउंड ट्रिप पड़ गया था 26,000 रुपये का। और अगर मैं आज की बात करूं, क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में गया था, तो आज की बात करूं अगर आप सीज़न महीने बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो 30 से 32-33 हज़ार रुपये में आपको राउंड ट्रिप मिल जाएगा बड़े प्यार से। मल्टीपल डेस्टिनेशन, मतलब ये आप चाहो तो कजाकिस्तान में एंट्री कर लो और वापसी जो है एयर अस्ताना से ही आप उज़्बेकिस्तान से वापस इंडिया आ जाओ। इस तरह से कुछ करोगे, अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। बात कर लेते हैं लोकल एक्सपेंसेस। लोकल एक्सपेंसेस मान लें आपके टैक्सीज हैं, बसेस हैं, ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है सभी सिटीज़ में, मतलब मेजॉरिटी सिटीज़ में तो है ही है, ठीक है। कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, येंडेक्स एक ऐप है, रशियन टैक्सीज ऐप है, जैसे अपने ऊबर ओला है ना, ऐसे येंडेक्स ऐप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं इस कंट्री में, कुछ नहीं करना, आपने एयरपोर्ट उतरना है, येंडेक्स डालना है, आपको एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगा। अगर आपने येंडेक्स यूज़ नहीं करना, एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा उस जगह का, मतलब उस डिस्टेंस को जाने आने में, ठीक है। तो येंडेक्स हो गया टैक्सीज के मामले में। बसेस भी मैंने बसेस फेयर, जैसे बसेस हो चाहे मेट्रो हो, हर जगह तो ये 10-20 रुपये में ही आप इजीली डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमारे की तरह ऑटो नहीं मिलेगा कि ऑटो पकड़ा और चले गए, बट ठीक है, मेट्रो ले लो, बसेस ले लो, ठीक है, और आपकी टैक्सीज ले लो अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा अलाउ करता है। तो टैक्सीज भी इतनी महंगी नहीं है। टैक्सीज की अगर मैं बात करूँ तो एक जर्नी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो थोड़ी बहुत दूर की, तो 100-150 रुपये लगेंगे आपके। अगर आप 2 से 3 फैमिली हो तो बहुत आराम से वर्थ है, ठीक है। तो सिम कार्ड की बात कर लेते हैं जी। अगर आप किसी नई कंट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सिम कार्ड, जिसमें एक इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि आप टैक्सी बुक कर सकें, होटल बुक कर सकें अगर आपने नहीं कर रखा, तो इस तरह की चीज़ें आप करें। तो सिम कार्ड जो है जी कजाकिस्तान में बड़ा महंगा था, 1,000 रुपये 800-1,000 रुपये के आसपास था, और जिसमें ठीक ठाक वो इंटरनेट था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट 800 या 1,000 रुपये इतना ही प्राइस था उसका। सेम 1,000-1,500 रुपये उज़्बेकिस्तान में था। किर्गिस्तान में 150 रुपये का था पर एक हफ्ते के लिए अनलिमिटेड, वो भी अच्छा था। सिमिलर ताजिकिस्तान में तो, बट देखिए अगर आप 2-4 कंट्रीज इकट्ठे कर रहे हैं तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ई सिम ले लीजिए। तो मैंने 3 GB पैक लिया था, मेरा 1 GB यूज़ हुआ।
तो इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप जा रहे हैं तो ई सिम कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे मेरे केस में मैंने एयरलो ले लिया था, तो आप कोई भी सिम ले सकते हैं। अदरवाइज सिम कार्ड अगर अलग अलग खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको। बात कर लेते हैं स्टे की। स्टे में आप देखिए होटल्स, अगर आप सोलो या आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए ट्रैवलर हो तो देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट, ठीक है, राइट। तो ट्रैवलर्स अगर आप हो तो आप काउच सर्फिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एयरबीएनबी वगैरह यूज़ कर सकते हो, हॉस्टल्स यूज़ कर सकते हो, इस तरीके की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो जिसमें आपका खर्चा बहुत कम आने वाला है, ठीक है, और कहीं तो ना के बराबर भी आने वाला है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं या थोड़ा आप टूरिज्म कर रहे हैं, लग्जरी है, तो मैं होटल्स की बात कर लेता हूँ। होटल जो है आपको कंपेयर टू इंडिया, मुझे लगता है कि चारों कंट्रीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो चारों कंट्रीज़ में कंपेयर टू इंडिया या तो इंडिया के इक्विवेलेंट मिलेगा या कम ही मिलेगा। जो ब्रांडेड होटल्स चेन है, रमाडा, रेडिसन वगैरह वगैरह, वही 6-7 से 8-10 हज़ार रुपये के रूम्स मिलेंगे उनके, ठीक है। नॉर्मल अगर आप अच्छे ठीक ठाक होटल भी लोगे तो 2 से 5 हज़ार रुपये, 2 से 3-4 हज़ार, इस तरीके के आपके रूम की प्राइसेस जो है वो रहने वाली हैं। फूड की बात करें, फूड मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी सी जो है मशक्क़त करनी पड़ सकती है, लेकिन टूरिस्ट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको। इंडियन रेस्टोरेंट्स हर सिटी, ताशकंद लगा लो, हर बड़ी सिटी में, कैपिटल सिटी ताशकंद, दुशानबे, बिश्केक, अलमाटी, सब जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाने वाले हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर आपका सर्वाइवल बहुत आसानी से हो जाने वाला है यहाँ पर। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी बजट की। बजट देखिए, अगर आप सोलो जा रहे हैं, अगर आप में से कोई सोलो ट्रैवलर है, सोलो के लिए जा रहे हैं, तो वो पकड़ के चलो आप, अगर आप 20 से 25 दिन, महीना भी अगर कर रहे हैं, खींच खांच के आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये में बहुत प्यार से कर दोगे, बहुत प्यार से, ठीक है। अगर आप ट्रैवलर हैं तो बजट ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मोटा मोटा खर्चा मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने आपको एयरलाइन का खर्चा बता दिया है, मैंने आपको वीज़ा का खर्चा बता दिया है, ठीक है। इसके बाद तो ऊपर आपको होटल का बता दिया है मैंने, टैक्सीज़ का बता दिया है, तो वो आप मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो खर्चे वो निकल जाने वाले हैं। तो ज़्यादा महंगा ये जो है ट्रिप नहीं रहने वाला है। इंडिया में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल बाय एयर आप ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, मुझे लगता है कि खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं इससे इंडिया के ट्रैवल से थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे कि कम पड़ेगा। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं अपनी ट्रिप्स की। तो मैंने मोटे मोटे खर्चे आपको बता ही दिए हैं। फिर भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो, आपके मन में हो, मैं बताना भूल गया हो, तो नीचे जो कमेंट्स में है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा और मुझे लगता नहीं कुछ है। बाकी मेरा जो ये यहाँ इस पूरी सेंट्रल एशिया मेरी ट्रिप थी, बहुत खूबसूरत थी, मतलब कभी ना भूलने वाली है ट्रिप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। नेक्स्ट सीरीज़ आपके साथ बिल्कुल जल्दी मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगली ट्रिप का ही रहेगा। थैंक यू।